फिल्म शुरू होती है अपने बेन से। बेचारा अपनी पुरानी मिनी वैन में अकेला नहीं रहता, उसकी गर्लफ्रेंड लेना भी साथ में ही रहती है। लेकिन किस्मत देखो, लेना को पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता है। अब बेन को अपनी जान से प्यारी लेना की शहर के भेड़ियों से चिंता होती है, तो उसको देता है एक हथियार अपनी सुरक्षा के लिए और कहता है, रानी मेरी सोने से पहले और सोते टाइम हथियार एकदम तैयार रखना, समझी। अब लेना तो चली जाती है शहर और बेन करता है अपने सारे काम अकेले। वैसे तो बेन बेरोजगार नहीं है, शिकारियों के लिए गाइड का काम करता है। एक दिन उसके जान पहचान का शेरिफ बताता है कि एक अमीर आदमी है, एकदम खरबपति, जिसे शिकार करना है और वो बेन की मदद चाहता है। नाम है उसका मैडेक और वो बेन को एक दिन के $11,000 देने को तैयार है। बेन सोचता है, अरे वाह, इतना पैसा तो मैंने सपने में भी नहीं देखा। मैडेक अपनी गाड़ी भी लाता है, बाप रे बाप, $5 लाख की मर्सिडीज बेंज जी 343 और हथियार भी देखो, स्टेयर स्काउट 308, जो शिकारियों में ज्यादा मशहूर नहीं है। खैर, बिना देर किए बेन और मैडेक निकल पड़ते हैं शहर के रेगिस्तान में। ये जगह शिकारियों की फेवरेट है, हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। मैडेक को चाहिए होती है एक खास तरह की रेगिस्तानी भीड़ जो कहीं और नहीं मिलती। रुकने की जगह पहुंचकर दोनों आग जलाते हैं, गप्पे मारते हैं और फिर शुरू होता है मैडेक का इंतजार वाला शिकार। अगली सुबह मैडेक एकदम जोश में पहले उठकर बेन को कॉफी पिलाता है। फिर दोनों निकल पड़ते हैं उस पहाड़ी की तरफ जहाँ वो रेगिस्तानी भीड़ें आमतौर पर दिखती हैं। लेकिन रास्ते में मैडेक कुछ ऐसी हरकतें करता है कि बेन को अजीब लगता है। वो अपनी राइफल से यूं ही गोलियां चलाने लगता है। बेन सोचता है, ये तो एकदम नौसिखिया शिकारी है, इसको तो इस जगह के कायदे कानून का भी नहीं पता। और सच ही निकला। जब शिकार लाइसेंस की बात आती है तो मैडेक लाइसेंस दिखाने की बजाय बेन को पैसे देने की बात करता है। ये वो पैसे नहीं है जो उसने पहले हर दिन देने का वादा किया था। अब बेन भी क्या करे, पैसे छोड़ने का मन तो नहीं करता, तो सोचता है चलो देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई बड़ी परेशानी नहीं आई थी। लेकिन फिर वही मैडेक बेन के इशारों को अनदेखा करता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। और देखो इसकी अकड़, मैडेक को लगता है उसने भेड़ मार दी है। लेकिन जब पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो भेड़ नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है, चार्ली। ये तो बेन का दोस्त निकला जो हर दिन कुछ अनोखा ढूंढने के लिए घूमता रहता है। बेन तो सदमे में और मैडेक भी, जिसने चार्ली की जान ले ली थी, परेशान हो जाता है। अब वो बस बेन का इंतजार कर सकता है जो मदद मांगने के लिए भागा जाता है। पता नहीं मैडेक के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसने बेन की राइफल उठाई और चार्ली के मुर्दे पर एक और गोली दाग दी। जब बेन बिना मदद के वापस आता है तो मैडेक उसे तुरंत कहता है कि चार्ली को मारने वाले 2 लोग थे माइनस वो दोनों। अब बेन फंस गया है, अगर शेरिफ ने पोस्टमार्टम करवाया तो वो भी लपेटे में आ जाएगा। मैडेक ये सब समझाकर बेन को एक ऐसा ऑफर देता है जिसे वो मना नहीं कर सकता। कहता है कि वो बेन को यूनिवर्सिटी भेजेगा और पढ़ाई पूरी होने तक हर साल $6 लाख देगा। बेन को तो ये सुनकर चक्कर आ गए, सोचा था मना कर देगा, लेकिन लालच बुरी बला है, मान गया। फिर क्या था, चार्ली के शरीर को वहीं दफना दिया गया, बस कुछ पत्थरों से ढक दिया। और मैडेक और बेन फिर से अपने शिकार के काम में लग गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन बेन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो इस समझौते से खुश नहीं था, तो उसने इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की। लेकिन मैडेक तो शातिर निकला, उसे पता चल गया और उसने तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस तोड़ दिया। अब बेन को बिना सवाल किए मैडेक के हर हुक्म को मानना पड़ता है। उससे उसकी शर्ट, पैंट, जूते सब उतरवा लिए जाते हैं और उसे बिना कुछ खाए पिए घर पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। तपती धूप में नंगे पैर बेन का बुरा हाल होने वाला था, डिहाइड्रेशन से मरने ही वाला था। मैडेक को भी ये बात समझ आ गई कि उसे बेन को मारने की जरूरत नहीं, वो तो खुद ही मर जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता है बेन उस इलाके में लगे बिजली के खंभों के पीछे चलता रहता है। लेकिन फिर उसे लगता है कि ये सब बेकार है, अब वो खंभों के पीछे नहीं भागेगा। और तभी वो अचानक दिशा बदल लेता है। पता नहीं कहाँ जा रहा था, लेकिन ये जरूर है कि उसे पता था उसे क्या करना है। और देखो, बेन जानबूझकर रेगिस्तान के बीच में गड्ढा खोदने लगता है और फिर चट्टानों से ढकी एक खाई में चला जाता है। ये वही जगह है जहाँ चार्ली छिपता था उस पर गोली लगने से पहले। इस बेस में बेन को चार्ली की कुछ चीजें मिलती हैं जो उसके काम आ सकती हैं, और एक नक्शा भी मिलता है जो चार्ली ने बनाया था। लेकिन किस्मत खराब, मैडेक को बेन का ठिकाना पता चल जाता है और वो उस छेद के रास्ते एक छुपे हुए केबिन तक पहुंच जाता है। फिर बिना देर किए मैडेक केबिन में घुस जाता है और बेन को अंदर से शोर सुनाई देता है। बेन का ठिकाना अब खतरे में था और मैडेक उस पर कुछ डायनामाइट भी फेंक देता है। अब बेन के पास केबिन छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैडेक बड़ी खुशी से उसका इंतजार कर रहा होता है। इस बार बेन को घर के रास्ते पर ही रहना पड़ता है ताकि वो मैडेक की नजरों से ओझल ना हो। लेकिन फिर भी बेन बचने की पूरी कोशिश करता है, हालांकि उसकी हालत बहुत खराब थी।
बेन जानबूझकर उन चट्टानों की तरफ लौट जाता है जहां वो चार्ली के साथ मस्ती किया करता था। वहां एक पुराना सोफा पड़ा था, उसी का सहारा लेकर वो अपने पैरों के तलवों पर पट्टी बांधता है ताकि और ज्यादा तकलीफ ना हो। पैर पर पट्टी बांधने के बाद भी वो भागता रहता है ताकि मैडक उसे पकड़ न सके। बेन चार्ली के नक्शे के हिसाब से चलता रहता है और किस्मत अच्छी थी। बेन की मेहनत रंग लाई क्योंकि चार्ली ने उस पूरे इलाके का नक्शा बनाया हुआ था और उसने एक गुलेल, कुछ कंचे और एक नक्शा भी छुपा कर रखा था जो पानी के एक जहरी कैन तक जाता था। लेकिन जैसे ही बेन थोड़ा पानी पीने वाला होता है, मैडक जानबूझकर जहरी कैन पर गोली मार देता है। इस बार तो बेन को मैडक के सामने सरेंडर करना ही पड़ता है और मैडक इस सब में बहुत मजा ले रहा होता है। इस दबाव के कारण बेन अब और नहीं चल पाता और गिर जाता है। ये देखने के लिए कि बेन सच में मर गया है या नहीं, मैडक उस पर कई गोलियां दागता है। बेन बिल्कुल नहीं हिलता और मैडक समझ जाता है कि वो मर गया और वहां से चला जाता है। लेकिन ये तो बस एक नाटक था। मैडक ने अभी भी बेन को हिलते हुए देख लिया था। अब मैडक को बेन की इस चाल पर गुस्सा आ गया। वो अब उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि बेन को उस इलाके के हर कोने कच्चे का पता था। खैर, बेन वापस उस गड्ढे में चला जाता है और रात होने का इंतजार करता है। बिना थके मैडक अभी भी बेन का इंतजार कर रहा होता है जो चट्टानों में छुपा हुआ था। वो बेन को आवाजें भी देता रहता है, सोचता है कि वो डर के मारे बाहर आ जाएगा। लेकिन बेन इतना बेवकूफ नहीं था। वो मैडक की नजर में आए बिना दूसरे रास्ते से निकल जाता है। इतना ही नहीं, बेन मैडक की गाड़ी के पास तक जाने की हिम्मत करता है और जैकेट पहनने का टाइम निकाल लेता है। उसी टाइम मैडक, जो अभी अभी पेशाब करके लौटा था, को तुरंत एहसास होता है कि उसकी गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ है। यात्री दरवाजा ठीक से बंद नहीं है और उसकी जैकेट भी गायब है। मैडक को शक होता है और सच ही निकलता है। जैसे ही वो गाड़ी घुमाता है, बेन को झटका लगता है। अगर ऐसे पकड़ा गया तो चट्टानों में छिपने के अलावा बेन के पास कोई और चारा नहीं है। उसे मैडक के फेंके हुए डायनामाइट से भी बचना पड़ता है। शुक्र है बेन अपनी होशियारी से इन सब से बच जाता है और मैडक को सिर्फ एक गुलेल से बेहोश कर देता है। अगली सुबह बेन मैडक को अपनी गाड़ी में बांध देता है और बिना देर किए सीधे शेरिफ ऑफिस जाता है। वहाँ वो मैडक के सारे कारनामे बताता है कि कैसे उसने चार्ली को गोली मारी और फिर उसे पैसे देने की कोशिश की। सबूतों के आधार पर मैडक को जेल भेज दिया जाता है और बेन आजाद हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। मैडक, जिसने पहले कहा था कि उसे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना है, ऑफिस पहुंचते ही किसी को फोन कर देता है और हेलीकॉप्टर मंगा लेता है। किसी को इस बात का पता भी नहीं चलता और चुपके से वो अपने आदमियों को स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर रहा होता है। घटना के कुछ दिनों बाद बेन अपनी गर्लफ्रेंड के पास शहर चला जाता है, जो पहले से ही वहां रह रही थी। पिछली घटना के सदमे के कारण वो अब गाइड का काम नहीं करना चाहता। एक रात बेन सपने में देखता है कि मैडक उसके पीछे पीछे घर तक आ गया है, लेकिन हकीकत में वो उससे पहले ही आ चुका होता है। लेकिन मैडक की चाल उल्टी पड़ जाती है क्योंकि लेना पहले से ही बंदूक लेकर तैयार खड़ी थी, जिसे वो सोते टाइम हमेशा अपने पास रखती थी। अब मैडक कुछ नहीं कर पाता और बेन उसे 3 गोलियां मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी?